गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए विद्यार्थी, पहले वाले वीडियो में हमने समास देखे थे, जिनमें हमारा एक समास बचा था तत्पुरुष। आज हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास। देखिए, हमने बात की थी समास के बारे में और हमने ये भी देखा था कि जो भी समास होता है उस समास के दो पद होते हैं, जिन्हें कहते हैं परपद एवं उत्तर। यानी जो पहला पद होता है वो परपद होता है और जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद होता है। इसी क्रम में हमारा जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता आती है वही आती है कि इस समास का दूसरा पद, यानी जिसे हम कह सकते हैं उत्तर पद, प्रधान होता है। इस समास में कारकों के विभक्ति चिन्ह, इस समास में कारकों के विभक्ति चिन्ह समास विग्रह में प्रयुक्त करते हैं। तीसरी इसकी जो विशेषता हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये जो समास है, इस समास में कारकों की जो विभक्ति चिन्ह है, जिनको हम प्रश्रय कहते हैं, वो इस समास विग्रह में प्रयुक्त होते हैं। और जिस कारक का जो विभक्ति चिन्ह इसके समास विग्रह में प्रयुक्त होता है, उस समास का नामकरण उसी कारक के आधार पर कर लिया जाता है। इस समास में समास विग्रह में जिस कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है, उस कारक का नाम इस समास में जोड़ दिया जाता है। यानी इस समास में जो मेन आधार होता है वो होता है कारकों के विभक्ति चिन्ह, और इस समास का समास विग्रह करते समय जिस कारक का विभक्ति चिन्ह इसके साथ जोड़ दिया जाता है, उसी आधार पर इस समास का नामकरण कर दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं समास की, तो इसमें कारकों की जो संख्या होती है, देखिए एक बार हम देखते हैं कारकों के बारे में। तो इस समास में जो कारक होते हैं, उन कारकों में पहला कारक और अंतिम कारक, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। बाकी जो बीच के 6 कारक बचे वो इस समास के उपभेद के अंतर्गत गिने जाते हैं। देखिए, हम बात करते हैं इस समास के भेदों की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस समास में जो द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है। इस समास में कारकों के विभक्ति चिन्ह सामासिक विग्रह में प्रयुक्त होते हैं। इस समास में जो कारक है जिस कारक का विभक्ति चिन्ह सामासिक विग्रह में प्रयुक्त होता है, उसी के आधार पर इस समास का नामकरण किया जाता है। आगे हम इसमें देखते हैं कि इस समास के यदि हम उपभेद की बात करें तो देखिए जो कारक होते हैं, उन कारकों की यदि हम आपस में चर्चा करें तो पहला कारक होता है कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, दूसरा होता है कर्म,
तीसरा होता है करण, अगला होता है संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब देखिए इस समास की यदि हम उपभेद की बात करें तो हमारे जो कारक होते हैं उन कारकों की संख्या होती है 8, जिनमें पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, अगला होता है अपादान कारक, उससे अगला होता है संबंध कारक, सातवां होता है आपका अधिकरण कारक और आठवां होता है आपका संबोधन कारक। यानी इस समास के यदि हम उपभेदों की बात करें तो इस समास में जो कारक होते हैं उनकी संख्या होती है हमारे 8 और 8 कारकों के 8 ही विभक्ति चिन्ह होते हैं जिन्हें हम कहते हैं परस्पर। इन कारकों के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं जैसा कि हमने देखा कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, तो कर्ता ने, कर्म को, करने से, संप्रदान के, अपादान से, अलग अर्थ में, अलग अर्थ में, संबोधन है, संबंधित का, के, की, रा, रे, री व ना, ने, नी। इसके बाद में होता हमारा अधिकरण, ये होता है में, पे, पर और अगला जो होता है वो होता है संबोधन, हे, अरे, ओ, आदि। हम बात कर रहे हैं यहाँ तत्पुरुष समास के उपभेद, बात करेंगे हम तत्पुरुष समास के उपभेद की। और तत्पुरुष समास के जो उपभेद होते हैं वो होते हैं बेटा 6। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं कारकों पर आधारित होते हैं। तत्पुरुष समास के जो उपभेद होते हैं वो इन कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें पहला कारक जिसे हम कहते हैं कर्ता कारक और अंतिम कारक जो होता है हमारा जिसे हम कहते हैं संबोधन कारक। ये दोनों कारक हम इस तत्पुरुष समास के उपभेदों के अंतर्गत नहीं गिनते, यानी इन दोनों को हम हटा देते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं और इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद में हमारा जो बचा कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये ही इस तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। और इसमें जिस कारक का विभक्ति चिन्ह इसके समास विग्रह में प्रयुक्त होता है उस संबंधित कारक को हम इसके साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार इस तत्पुरुष समास के उपभेदों का हम नामकरण करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि तत्पुरुष समास के 6 उपभेद कौन से होते हैं। देखिए कारकों में हमारा पहला था कर्ता कारक, जिसको हमने यहाँ हटा दिया है। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास का पहला उपभेद, तो पहला आ जाएगा कर्म कारक। तो तत्पुरुष समास का पहला भेद हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। इसके बाद में दूसरा आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। इसके बाद में तीसरा हमारा जो उपभेद होगा तत्पुरुष समास का वह होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके बाद में चौथा जो हमारा भेद होगा वह होगा अपादान तत्पुरुष समास। इसके बाद में पांचवा जो भेद होगा हमारा वह होगा संबंध तत्पुरुष समास। और बेटा अगला जो हमारा भेद होगा वह होगा अधिकरण तत्पुरुष।
यानी हम तत्पुरुष समास के यदि उपभेदों की बात करें तो ये कारकों पर आधारित होता है, जिसमें हमारा पहला होता है कर्ता कारक, इसको हम हटा देते हैं, और दूसरा होता है हमारा संबोधन कारक, इसको भी हम हटा देते हैं। यानी ये दोनों कारक ही तत्पुरुष समास के उपभेदों में नहीं गिने जाते। अब हमारे पास जो 6 कारक बचे हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, शमन और अधिकरण, ये 6 तत्पुरुष समास के उपभेद माने जाते हैं। तो तत्पुरुष समास का हमारा पहला भेद हो गया कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा भेद हो गया हमारा करण तत्पुरुष समास, तीसरा भेद हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा भेद हो गया हमारा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा भेद हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष समास, और छठवां भेद हो गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। यानी हम कारकों के जो भेद थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग अर्थ में, संबंध काटे की अधिकरण में, पेपर और संबोधन, उनमें पहला और अंतिम हटा करके बाकी जो 6 कारक बचते हैं वही तत्पुरुष समास के उपभेदों के अंतर्गत गिने जाते हैं। और जिस कारक का जो विभक्ति चिन्ह जिस समास विग्रह में प्रयुक्त होता है उसी कारक को हम संबंधित समास के साथ जोड़ देते हैं। तो ये हुए हमारे तत्पुरुष समास के 6 उपभेद। हम बात करते हैं आगे कि यदि हमें उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो हमारे पास है राजपुत्र, और इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हम करेंगे राजा का पुत्र। अब देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, हमने ये देखा है कि जो भी समास होता है, चाहे वो अव्ययभाव समास हो, चाहे वो द्विगु समास हो, चाहे वो कर्मधारय समास हो, चाहे वो तत्पुरुष समास हो, चाहे वो द्विगु समास हो, चाहे वो द्वंद्व समास हो, और चाहे वो बहुब्रीहि समास हो, कोई भी समास क्यों ना हो, समास शब्द का विचार हमारे मन में आते ही हमें ये सोचना चाहिए कि प्रत्येक समास के 2 भेद होते हैं, 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को हम कहते हैं परपद और दूसरे पद को हम कहते हैं उत्तर पद। और इस शब्द की यदि हम बात करें तो यहाँ राज पहला पद है जिसे हम परपद कहते हैं, और द्वितीय पद जो है वो पुत्र है, इसे हम उत्तर पद कहते हैं। अब इसकी यदि हम बात करें तो जब इस शब्द का हमने समास विग्रह किया तो इन दोनों पदों के बीच हमने का प्रयुक्त किया। जो कारक का एक है प्रसरग है, विभक्ति चिन्ह है। अब हम ये देखेंगे कि ये कारक का जो प्रसरग है ये किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो हमने पहले देखा था कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग अर्थ में संबंध काटे की, और ये काटे की जो हुआ वो हुआ हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, इसका मतलब राजपुत्र शब्द पे यदि हमें समास देखना है तो इसमें तत्पुरुष समास तो है ही, लेकिन तत्पुरुष समास के भेदों की यदि हम बात करें तो यहाँ का जो है वो संबंध तत्पुरुष समास, संबंध कारक के अंतर्गत आता है, इसलिए राजपुत्र में हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण देखते हैं राजकुमारी। समास विग्रह करेंगे हम राजा की कुमारी या पुत्री, और ये की विभक्ति चिन्ह आया, तो की विभक्ति चिन्ह आया तो यहां फिर हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष समास। ऐसे करेंगे हम। अगला गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, इसका हम समास विग्रह करेंगे। तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा गुरु के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई घर, ये हो जाएगा रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। यानी इन शब्दों का जब हमने समास विग्रह किया
तो यहाँ हमारा विभक्ति चिन्ह आया के लिए, यहाँ हमारा विभक्ति चिन्ह आया के लिए। और इन विभक्ति चिन्हों की यदि हम बात करें तो ये कौन से कारक के विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, और ये आया संप्रदान क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, तो इनमें होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो जिस भी कारक का जो विभक्ति चिन्ह आता है उसी को हम संबंधित समास के साथ जोड़ देते हैं और इसका हुआ संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे हम देखेंगे कई उदाहरण इसके। जेब कतरा, जेब कतरा, यहां देखेंगे जेब कतरा, जेब को, जेब को कतरने वाला, यानी विभक्ति चिन्ह आया इसमें को। आज हमें पता है कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, क्योंकि हम ये जानते हैं कि को विभक्ति चिन्ह जो होता है वो कर्म कारक का है, को विभक्ति चिन्ह कर्म कारक का है। और हमने ये देखा है इस तत्पुरुष समास में कि जिस कारक का विभक्ति चिन्ह समास विग्रह में प्रयुक्त होता है उसी कारक को संबंधित समास के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने जोड़ दिया को विभक्ति चिन्ह आया तो इसमें हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष समास। तो ये थे आपके तत्पुरुष समास के उपभेद जो 6 होते हैं, जो कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें पहला कारक और अंतिम कारक हम सम्मिलित नहीं करते हैं। बाकी जो भेद होते हैं वो तत्पुरुष समास के उपभेद कहलाते हैं। इसके बाद में देखिए हम एक चीज और देखते हैं इसमें जो कई बार पूछ लिया जाता है, जो तत्पुरुष समास के अन्य भेदों के अंतर्गत आता है, जिसमें होता है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। देखिए ये भी तत्पुरुष समास का एक भेद कहलाता है जिसे हम कहते हैं मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। ऐसे हमने जो ये 6 भेद देखे तत्पुरुष समास के, ये जो तत्पुरुष समास का भेद होता है पहला, इसे हम कहते हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, इसके नाम से स्पष्ट है। लुप्त का मतलब होता है गायब, गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह, कारकों के चिन्ह जो हमने अभी भेदों में देखे हैं, जैसे राजपुत्र हमने किया, इसमें जो कारक का विभक्ति चिन्ह था वो था का, और जब इस समास का हमने सामासिक पद बनाया तो इसमें राजा का पुत्र समास विग्रह था इसमें, और जब इसका हमने सामासिक पद बनाया तो ये बना राजपुत्र। यानी पहला पद और द्वितीय पर पद और उत्तर, और इन दोनों पदों को मिलाकर के हमने लिख दिया, और यहाँ से जो समास का जो कारक का विभक्ति चिन्ह था वो हमने गायब कर दिया, लुप्त कर दिया, हटा दिया। तो ये जो 6 भेद हैं ये लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। यानी ऐसा तत्पुरुष समास जिसके सामासिक पद बनाते समय, देखिए हमें इसमें रटना नहीं है, यहाँ नाम से स्पष्ट है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसके बारे में हम जान चुके हैं। लुप्त कारक चिन्ह, लुप्त का मतलब होता है गायब, कारक चिन्ह का मतलब कारकों के चिन्ह। जिस भी कारक का विभक्ति चिन्ह सामासिक पद बनाते समय गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, जिसको हम हटा देते हैं उसे कहते हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यानी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास के पदों का जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो इसमें कारकों के चिन्ह हटा दिए जाते हैं जो आते हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के अंतर्गत। जैसे हमारे सामने उदाहरण है राजा का पुत्र, और ये राजपुत्र बना, यानी इसमें से हमने कारक का विभक्ति चिन्ह हटा दिया। तो ये सारे के सारे जो भेद हैं ये आते हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के अंतर्गत। इसके बाद में जो अन्य भेद देखे थे हमने, जिसमें देखा था
मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। देखिए बेटा, इसके भी नाम से स्पष्ट है, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। हम जानते हैं कि मध्य का मतलब होता है बीच का, बीच का। पद का मतलब हम जानते हैं शब्द, पद, बीच का पद। लोपी का मतलब होता है लुप्त। तत्पुरुष समास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। ऐसा तत्पुरुष समास जिसका सामासिक पद बनाते समय, ऐसा तत्पुरुष समास जिसका सामासिक पद बनाते समय बीच का, मध्य पद, बीच का पद, बीच का पद लोपी के बारे में हम जानते हैं, लोप, गायब, जिसको हम कहते हैं हटा देना। बीच का पद गायब हो जाता है, या जिसको हम कह सकते हैं लुप्त हो जाता। तो ऐसा तत्पुरुष समास जिसका सामासिक पद बनाते समय बीच का पद गायब हो जाता है एवं दोनों पदों को आपस में, दोनों पदों को मिलाकर लिख दे या लिख दिया जाता। ये होता है हमारा मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। देखिए, रटना नहीं है, हमें डेफिनेशन को, परिभाषा को रटनी नहीं है, हम यहां से ही इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास ऐसा तत्पुरुष समास जिसका सामासिक पद बनाते समय बीच का संपूर्ण पद लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, और उसके दोनों पदों को हम आपस में मिलाकर के लिख देते हैं। तो इस प्रकार का हमारा जो समास होता है उसे कहते हैं मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। देखिए, इसके हम उदाहरण देखते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है ये, देखिए हमने लिखा रेल पर चलने वाली गाड़ी। आपकी समझ में हम देखेंगे तो इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास ही है, लेकिन जब इसका हम सामासिक पद बनाएंगे तो इसमें हम देखेंगे, मैंने आपको अभी ये कहा था, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समास शब्द का विचार हमारे मन में आते ही हमें ये सोच लेना चाहिए कि हर समास में दो पद होते हैं जिन्हें पर पद और उत्तर पद कहते हैं। पहला पद पर पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो इसमें पर पद जो होता है वो है आपका रेल, और पर पद जिसे हम द्वितीय पद कहते हैं वो है हमारी गाड़ी, और पर चलने वाली ये मध्य पद कहलाता है। हमने ये देखा है कि मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, यानी बीच का जो पद होता है वो, जब इस समास का हम सामासिक शब्द कर रहे हैं तो पहले पद को और द्वितीय पद को, यानी दूसरे पद को हम मिलाकर के लिख देंगे और हम लिखेंगे रेलगाड़ी। अब देखिए, पहले पद और दूसरे पद को हमने मिलाकर के लिख दिया और बीच का जो पूरा का पूरा पद था उसको हमने लुप्त कर दिया, गायब कर दिया। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो कहलाते हैं मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास के उदाहरण। यानी बीच का जो पद होता है, मध्य का मतलब होता है बीच का, ऐसा तत्पुरुष समास। देखिए, यहां से हम निकाल लेंगे ऐसा तत्पुरुष समास जिसका सामासिक पद बनाते समय बीच का पद गायब हो जाता है। इस समास का हमने सामासिक पद बनाया तो यहाँ बीच के पूरे पद को हमने गायब कर दिया और दोनों पदों को हमने मिलाकर के लिख दिया और ये शब्द बना हमारा रेलगाड़ी। तो ऐसा तत्पुरुष समास जिसका सामासिक पद बनाते समय बीच का पद गायब हो जाता है और दोनों पदों को मिलाकर के लिख दिया जाता है, ये भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद कहलाता है जिसे हम कहते हैं मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, बैल से चलने वाली गाड़ी। अब हम यह देखेंगे कि पर पद और उत्तर पद, पहला पद और द्वितीय पद, इनका जब हम समास विग्रह बनाएंगे, सामासिक पद बनाएंगे तो देखिए, पहले पद को हमने लिख दिया बैल,
दूसरे पद को हमने यहाँ लिख दिया, गाड़ी, दोनों पदों को आपस में मिला करके लिख दिया, और बीच का संपूर्ण जो पद था उसको हमने गायब कर दिया। ये था आपका मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। ऐसा तत्पुरुष समास जिसका सामासिक पद बनाते समय बीच का पद गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और दोनों पदों को आपस में मिलाकर के लिख दिया जाता है, ये कहलाता है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। एक और देखते हैं इसका उदाहरण, देखिए, वायु में उड़ने वाला यान। अब इसमें पहला पद जो हमारा वायु परपद, और द्वितीय पद जो उत्तर पद जिसको हम कहते हैं वो है यान, और इसका जब हम समास बनाएंगे तो हम लिख देंगे वायु यान। यानी दोनों पदों को हमने आपस में मिलाकर के लिख दिया और बीच के पद को लुप्त कर दिया, गायब कर दिया। ये होता है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। तो ये थे बेटा आपके समास। आज हमारा समास टॉपिक जो होता है कंप्लीट होता है। एक बार हम इनका जनरली थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था समास, उसके बाद में हमने देखा था समास के भेद जो आपको याद होने चाहिए। समास का जो पहला भेद होता है वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है तत्पुरुष समास। तीसरा जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं द्विगु समास। चौथा जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। अगला जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं क्रमधारीय समास, और इससे अगला जो अंतिम होता है हमारा उसे हम कहते हैं बहुपुरुष समास। देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास और बहुपुरुष समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और उसका द्वितीय पद अव्यय। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और इसमें कारकों के विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। जिस कारक का विभक्ति चिन्ह इसमें प्रयुक्त होता है उसी कारक को संबंधित समास के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद में हमने देखा था द्विगु समास। इस समास का भी द्वितीय पद प्रधान होता है और इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, यानी इसमें गिनती का बोध होता है। जहां कहीं भी हमें गिनती का बोध होता है पहले पद में, वो समास हमारा हमेशा हमेशा के लिए द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और एक पद हमेशा दूसरे पद का विलोम होता है। क्रमधारय समास, आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में हमने विस्तृत अध्ययन किया था कि इस समास की 4 स्थितियां होती हैं। नंबर 1 होता है आपका विशेषण और विशेषण। एक होता है विशेषण और विशेषण। विशेषण और विशेषण। दूसरा होता है उपमान और उपमेय। तीसरा होता है रूपक अलंकार और चौथी होती है कु एवं शु। ये हमारी क्रमधारय समास की स्थितियां होती हैं। बहुब्री समास होता है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर के इसमें अन्य पद प्रधान होता है। और यह समास हमारा अंतिम समास होता है। इस प्रकार हमारे जो समास होते हैं वो हमने कंप्लीट किए। धन्यवाद। इसके अलावा समास टॉपिक जो हमारा होता है वो एक ऐसा टॉपिक होता है बेटा जिसमें एक पद में एक से अधिक भी समास प्राप्त हमें होते हैं। यानी एक ही पद होता है लेकिन उसमें अलग अलग समास होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसके समास विग्रह को आधार मानते हैं और उसके आधार पर उस समास का हमें निर्धारण करते हैं। देखिए, जैसा कि यदि हमें कोई कहे कि चतुर्भुज शब्द जो होता है, चतुर्भुज शब्द, इसमें कौन सा समास होता है? तो हमने यहां एक बात ये देखी थी कि इसमें जो पहला पद है वो है चतुर और दूसरा पद है वो है भुज, चतुर्भुज। अब इस समास में यदि हमसे कोई पूछे कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, तो यहां देखिए वास्तविक देखा जाए तो इस समास में दो समास होते हैं। एक तो इसमें होता है आपका द्विगु समास
और एक होता है आपका बहुब्री समास। बहुब्री समास देखिए चतुर्भुज शब्द जो है इसमें दो समास होते हैं, द्विगु समास भी है इसमें और बहुब्री समास भी है। अब ऐसी स्थिति में यहां हम क्या करते हैं, तो देखिए चतुर्भुज, चतुर का मतलब होता है चार, भुज का मतलब होता है भुजाएं। यदि इस समास का समास में हमने किया कि चार भुजाओं का समुदाय, तो हमारा इसमें हो गया द्विगु समास। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान है कि द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, और इसमें पहला पद जो है वो हमें संख्या का बोध करवा रहा है, इसलिए इसमें संख्यावाची हुआ और संख्यावाची होने के कारण इसमें हमने कर दिया द्विगु समास। लेकिन इस समास में, इस शब्द में बहुब्री समास भी होता है। यदि इसका समास वगैरह हमने बहुब्री के आधार पर किया तो इसका इस शब्द में बहुब्री समास होगा। लेकिन एक स्थिति और कई बार होती है, यदि अगला ही हमें क्वेश्चन पूछे, यदि हमें अगला ही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि कई बार क्या होता है समास का निर्धारण प्रश्न के आधार पर भी होता है। देखिए यदि क्वेश्चन हुआ, यहां हम दो क्वेश्चन देखेंगे इनको समझने के लिए। यदि प्रश्न हुआ आपका कि अध्यापक ने छात्रों से एक चतुर्भुज की रचना करने को कहा, चतुर्भुज की रचना करने को कहा। अब देखिए अध्यापक ने छात्रों से एक चतुर्भुज की रचना करने को कहा और रेखांकित कर दिया इसमें चतुर्भुज शब्द के नीचे, और फिर पूछा रेखांकित पद में कौन सा समास है। तो यहां फिर हमें विवेक से काम करने पड़ेगा, क्योंकि यहां फिर चतुर्भुज और कौन से चतुर्भुज की बात की जा रही है अध्यापक के द्वारा, तो वो विद्यार्थी को समझना होगा कि अध्यापक हमें चतुर्भुज की रचना करने को कह रहे हैं, इसका मतलब अध्यापक के द्वारा हमें ये चतुर्भुज की रचना करने को कहा गया है। और ये चतुर्भुज की रचना जब हम करेंगे तो इसका मतलब ये चतुर्भुज है जिसमें पहला पद संख्यावाची है। अब यहां यदि हमारे पास इसका आंसर होगा तो वो होगा द्विगु समास। लेकिन यदि क्वेश्चन यदि हमें अगला पूछता है टाइप 2 से दूसरा कि हे चतुर्भुज मेरी रक्षा करो, हे चतुर्भुज